So, good morning, everyone. Good morning to all. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलो. So, एक क्रियाशील का हम देखेंगे. हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेडी श्वसन प्रक्रिया. एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्वसन प्रक्रिया. ये सेट यहाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस है और एक एसएक्यू भी यहाँ से बन सकता है. लेकिन अभी तक के तो यहाँ से कौन सा भी एसएक्यू बना नहीं है. एमसीक्यू एक आया है यहाँ से. ठीक है. रिसेंटली अगर एग्जाम में बात करूँ तो यहाँ से एक एमसीक्यू एक या दो एमसीक्यू आए हैं, लेकिन एसएक्यू और एलएक्यू अभी तक एक भी नहीं आए हैं. ठीक है. सो इसलिए मैं इसको एमसी आप इसको एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को रेडी करना. ठीक है. अगर आप एमसी पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी कर लोगे तो आपको फिर एसएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लिखना जम जाएगा. ठीक है. तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बनेगा तो एसएक्यू बस एक ही एसएक्यू बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, ठीक है ना. चल. सो श्वसन अर्थात क्या होता है ये चैप्टर मैंने भी नहीं पढ़ा अभी तक के. आपके साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ. ठीक है. क्योंकि मैं अभी तक 1.5 ईयर्स जो मेरा फर्स्ट ईयर था वहाँ ये पूरे 1.5 ईयर से मैंने ये चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं बिल्कुल. ठीक है. सो आपके साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ. ओके. श्वसन अर्थात पहले तो श्वसन से कंपेयर कर लो रेस्पिरेशन को. ठीक है. श्वसन और रेस्पिरेशन को कंपेयर कर लो. ठीक है. श्वसन मतलब रेस्पिरेशन होता है. ठीक है. अब श्वसन अर्थात क्या. शरीर अंतर्गत वायु का शरीर के बाहर बाह्य सृष्टि में विसर्जित होना. अंदर की जो ऑक्सीजन हम बाहर छोड़ते ही उसे वही हम श्वसन प्रक्रिया तो श्वसन कहते हैं. ठीक है. चलो. अब श्वसन क्रिया से महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से. ओके. तो श्वसन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से. तो देखो श्वसन प्रक्रिया में सृष्टि से वायु नासा तथा मुख विवर कंठ नाड़ी इन मार्ग से और स्थित फुफ्फुस में प्रविष्ट होती है. सेम कंपेयर करो अपना नोज लैरिंग्स फेरिंग्स. ओके. लंग्स ब्रोंकस अल्वियोलाई ये सब कंपेयर करते जाओ साथ में. मैं तो आपको आयुर्वेद में ही समझाऊंगा. ठीक है. क्योंकि वह आयुर्वेद का पोर्शन इसलिए बाकी आप माइंड में एक जगह कंपेरिजन चालू रखो रेस्पिरेटरी का रेस्पिरेशन में. ठीक है. फिर वो फुफ्फुस में प्रविष्ट होती हैं और पुनः थोड़े समय पश्चात इसी मार्ग में तुरंत विपरीत क्रम से नासा द्वार बाहर की ओर विकसित होती है. ठीक है. अब इसमें महत्वपूर्ण अवयव कौन कौन से ऑर्गन कौन कौन से आते हैं. नासा आता है, मुख आता है, कंठनाड़ी आता है, अपस्तंभ आता है, फुफ्फुस आता है. ठीक है. अब यहाँ पे एक स्रोतस भी आता है. एक महत्वपूर्ण स्रोतस आता है दैट इज प्राणवायु प्राणवह स्रोतस. ठीक है. तो इसका क्या क्या है. तत्र प्राणवाहनम स्रोतसम हृदय मूलम महास्रोतश्च. ओके. ज्या तत्र प्राणवहिते तयोर्मूलम हृदय प्राणवहिनश्च दम्नया. ठीक है. तो जिस स्रोतस में बाह्य प्राणवायु का शरीर से प्राणवायु में रूपांतर होता है उसे हम प्राणवायु स्रोतस कहते हैं. मतलब बाहर की वायु से शरीर से प्राणवायु का रूपांतर होता है. बाहर की वायु जब हम अंदर अंदर लेते हैं, बाहर का ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं बाहर से, तो वो अपने अंदर बॉडी के अंदर एक प्राणवायु के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. क्योंकि अगर वो वायु अंदर की वायु अगर नहीं निकलेगी तो अपन मर जाएंगे. ठीक है. सो इन प्राणवायु स्रोतस का मूल स्थान चरकने हृदय एवं महास्रोतस तथा सुश्रुतने हृदय व प्राणवायु धमनियां बताई है. फुफ्फुस ये अवयव बाह्य प्राणवायु का शरीर से प्राणवायु में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अवयव. फुफ्फुस मतलब लंग्स. ठीक है. ओके. अतः फुफ्फुस ये अवयव प्राणवायु स्रोतों से सम्मिलित किया जा सकता है. अब प्राणवायु और उदान वायु मेरे को आपको वाद दोष पढ़ना था इसके पहले, लेकिन मैंने ये अलग पढ़ लिया. ठीक है. अगर मैं वाद दोष पढ़ाता था आपको प्राणवायु उदान वायु पता चल जाता था. फिर भी याद रखो प्राणवायु का जो स्थान है मुख खंड तथा उर प्रदेश है और नासा भी है. ओके. और ये इसको प्राणवायु में क्या होता है. अब प्राणवायु में ऑक्सीजन को मुख के द्वारा अंदर लेते हैं. ओ ठीक है ना. अंदर लेने की क्रिया प्राणवायु. ठीक है. मतलब बाहर के ऑक्सीजन को अंदर लेना उसे हम प्राणवायु बोल सकते हैं. उदान वायु की बात करें तो उदान वायु नाभि व और एवं कंठ प्रदेश में रहते हुए शरीर अंतर्गत वायु को कंठ नासा मार्ग से बाहर निकालने कार्य करता है तथा उच्छ्वास क्रिया करता है. अब देखो प्राणवायु ऑक्सीजन को अंदर लेकर उसको प्राणवायु स्रोतस के रूपांतर में प्राणवायु स्रोतस में कन्वर्ट कर रहे हैं प्राणवायु ऑक्सीजन में. अब उदान में क्या करेगा अंदर के ऑक्सीजन को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उदान वायु में होती है. ठीक है. अंदर की वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया. ठीक है. अब शारिंदर अनुसार श्वसन प्रक्रिया क्या है. जो आचार्य शारिंदर थे अब उनके अनुसार श्वसन प्रक्रिया क्या है. ठीक है. अब आप ऐसा आप एक
फ्लो चार्ट बना लो, एक के नीचे एक के नीचे एक, मैंने साइड में लिखा है, आप एक के नीचे एक बना लो। सबसे पहले आएगा ना, पहले बना लो। सबसे पहले आएगा नाभि, फिर आएगा प्राणवायु, ओके, फिर आएगा, देखो, फिर आएगा कमल, फिर कंठ, फिर अंतरिक्ष, फिर अंबर पीयूष, नासा एवं कंठ, फिर आएगा विष्णुपद अमृत से, फिर देह का प्रीणन, देह का प्रीणन में दो एरो मार के, देह का धारक और यानी प्रज्वलित। अगर आप ये फ्लो चार्ट बनाते हो, अगर आप क्वेश्चन आता है इससे क्यों में शारीरिक धर्म अनुसार श्वसन प्रक्रिया, ये फ्लो चार्ट बना के आप एक शॉर्ट 1 पैराग्राफ भी एक्सप्लेन करते हो, तो आपको 5 पे के एटलीस्ट 3.5 आपको आराम से मिल जाएंगे, 3.5 मार्क्स, ये मेरी गारंटी, ठीक है। 3.5 या तो 4, ठीक है, ज्यादा ज्यादा 4 तक चल जाएंगे मार्क्स, ओके। लेकिन प्रॉपर फ्लो चार्ट आना चाहिए बनाते हुए, ठीक है, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, ओके। चलो अब समझाता हूँ मैं फ्लो चार्ट वाइज। नाभि के स्थान पर होने वाला प्राणवायु यह ऊर्ध्व प्रेरित होकर तथा हथ कमल को स्पर्श कर कंठ मार्ग से नासा के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। नाभि के स्थान पर रहता है जो प्राणवायु, नाभि के स्थान पर है वो ऊर्ध्व के साइड में जाकर हथ कमल को स्पर्श करती है कंठ मार्ग से, हथ कमल को कंठ मार्ग से स्पर्श करके शरीर के बाहर निकलेगी। हथ कमल मीन्स हमारे क्या बोलते हैं अभी, कंठ के ऊपर का जो पार्ट है उसको हथ कमल बोलते हैं आयुर्वेद में, ठीक है। शरीर के बाहर निकला हुआ वायु विष्णुपदी अर्थात अंतरिक्ष में पहुंचकर वहां अंबर पीयूष लेकर पुनः नासा कंठ नाड़ी से इस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अब ये तो बाहर की प्रक्रिया हो गई, जो अंतरिक्ष में पहुंचता है, फिर अंबर पीयूष को लेकर पुनः नासा एवं कंठ नाड़ी के से अपनी शरीर के अंदर जाता है, ठीक है, शरीर प्रवेश करता है और अपने विष्णुपद के अमृत से, जो बाहर से उसने विष्णुपद अमृत लाया है अंतरिक्ष से, उससे वो संपूर्ण देह का प्रजनन करेगा, धारण करेगा और जाटक देह प्रज्वलित करेगा, ठीक है। और इसी यह साइकिल सतत हमेशा चलती रहती है हमारे शरीर में, ठीक है, प्राणवायु के द्वारा, ओके। चलो फिर बाकी इतना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी आप डॉक्यूमेंट नोट्स में डाल दूंगा तब पढ़ लेना, ठीक है, एक बार। ये मेन प्रोसेस थी जो आपको याद रखना था, शारीरिक अनुसार श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ओके। अब हम बात करेंगे एक इसमें और एक टॉपिक है, इसके अंदर का टॉपिक और एक टॉपिक दैट इज अंतः श्वसन। अंतः श्वसन एक टॉपिक है, वो अपन देखने छोटे से। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो रिकॉल करने के लिए, ठीक है। चलो अंतः श्वसन, देखो ये टॉपिक कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अंतः श्वसन, ठीक है, ये बस आपको आपके बुक में है, इससे मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतः श्वसन क्या है, ठीक है। देखो बाहर सृष्टि के प्राणवायु की आवश्यकता शरीर के सभी धातु घटकों को होती है। जो बाहर की वायु है, बाहर की जो ऑक्सीजन है बाहर की, वो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, ये आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, ओके, कॉमन बात है। बाहर सृष्टि की जो प्राणवायु होती है उसी रूप में शरीर के धातु परमाणु तक पहुंच ही नहीं पाती है। इसके लिए रूपांतर की प्रक्रिया प्राणोत्सर्जन में होती है। ऐसा रूपांतरित प्राणवायु का रक्त के साथ संयोग होकर फुफ्फुस से हृदय की ओर तरफ लाया जाता है, फिर एवं वायुमंडल की प्रेरणा से हृदय की दश धमनियों द्वारा दिन रात समूह शरीर घटकों तक पहुंचाया जाता है। इसी कारण चरकाचार्य प्राणवायु को प्राणो ही रक्तम अनुवदिति ऐसा सार्थ वर्णन किया है, ठीक है। कुछ नहीं, रक्त की जो प्रक्रिया है, रक्त पहुंचने की जो प्रक्रिया है, प्लस साथ में ऑक्सीजन जो अंदर अपने शरीर में पहुंचने की जो प्रक्रिया है, वही इसमें बताया है इस अपने हिंदी लैंग्वेज में। और जो अपन जो पढ़ते हैं रेस्पिरेशन में, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ठीक है। इतना इसका अंतश्वसन, ठीक है। अंदर की प्रक्रिया, रक्त की संचार की प्रक्रिया हमारे हृदय से, नाभि से, कहाँ का तो धमनिया के फॉर्म में किस तरह से वो चलती है, वो आप एक बार पढ़ लेना, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। अब देखेंगे श्वसन की अवस्था। श्वसन अवस्था या श्वसन की अवस्था, श्वसन की अवस्था, श्वसन की अवस्था। अब इसमें श्वसन की 3 अवस्था बताई गई है। कितनी? 3 अवस्था। पहली होती है पूरक, कुंभक, रेचक। पहली होती है कुंभक,
दूसरी होती है पूरक और तीसरी होती है रेचक। ठीक है। अब कुंभक अवस्था मतलब वायु उस स्थान में प्रवेश करते हैं, वायु उस स्थान में प्रवेश करते हैं कुंभक अवस्था में। वायु पूरह स्थान में प्रवेश करते हैं। और पूरक अवस्था में पूरे स्थान में प्रवेश हुआ वायु कुछ काल तक वही रहता है, कुछ काल तक वायु पूरह में स्थिति होता है। ठीक है। और तीसरा रेचक, और स्थान से कंठ मार्ग द्वारा वायु का वायु मार्ग बनता है। इसमें उर स्थान से, उर स्थान से कंठ मार्ग द्वारा, कंठ मार्ग द्वारा वायु वायु का बहि मार्जन होता है, बहि मार्जन होता है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि श्वसन की तीन अवस्था होती है, कुंभक पूरक रेचक। कुंभक में पूरक में वायु ऊर्स्थान में प्रवेश करेगा, फिर हमने ऊर्स्थान में कुछ देर तक खड़े रहेगा। कुंभक में तो क्या कर लो, इधर आएगा पूरक, इधर आएगा कुंभक। ठीक है। सो पूरक में क्या होगा, वायु उस स्थान प्रवेश करेगा, कुंभक में वहां पे रुक के रहेगा, और रेचक में कंठ मार्ग से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। बस ये तीन इतना याद रखो, बस कम और कुछ ना याद रखो। अब श्वसन की गणना क्या है, श्वसन की गणना। श्वसन यानी क्या बोलती है कि व्यक्ति की जन्म से उनकी मृत्यु तक श्वसन क्रिया सतत शुरू रहती है। योग शास्त्र के अनुसार दिन में आने 24 घंटे में, यानी 24 घंटे में निश्वास एवं उच्छ्वास की यह क्रिया साधारण 21,600 बार होती है। कितने बार होती है दिन भर में, कितनी होती है 21,600 बार। ठीक है। और फिर क्या बोले, मतलब 24 घंटे में, 24 घंटे में। ओके। फिर इस तरह 1 घंटे में 900 बार, 1 घंटे में कितना 900 बार। ठीक है। तथा 1 मिनट में 15 बार, 1 मिनट में 15 बार। ठीक है। ओके। श- ये देखो, ये आयुर्वेद के अनुसार कैलकुलेशन है, ये मॉडर्न के अनुसार नहीं बताए, आयुर्वेद के अनुसार, तो आपको आयुर्वेद के अनुसार भी याद रखना पड़ेगा। ओके। ठीक है ना। फिर उपरोक्त श्वसन का मान वह निरोगी स्वस्थ एवं तरुण व्यक्ति का है। अवभेद के अनुसार इस श्वसन मान में बदल होता रहता है, जैसे बाल्यावस्था श्वसन मान, तरुण अवस्था। ये नॉर्मल व्यक्ति का है। अगर हम किसी वृद्धावस्था की बात करें तो फिर चेंज होते जाएगा। ठीक है। ये आयुर्वेद बोलता है। ठीक है। तो आयुर्वेद क्या बोलता है, दिन भर में 24 घंटे में 21,600 बार हम श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन क्रिया करते हैं, और 1 घंटे में 900 बार, और 1 मिनट में 15 बार। याद रखना। ओके। एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं। ओके। चलिए, तो श्वसन प्रक्रिया हमारा यहीं पे एंड होता है। छोटा सा छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको आपकी लैंग्वेज में और एकदम सिंपल में आपको मैंने बताया है। ठीक है। मैं होप करता हूँ कि आप सभी को समझ गया होगा। ठीक है। सो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने में बता देता हूँ 3 चीजें। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है, आयुर्वेदा
रेडी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का पेज आयुर्वेदा रेडी करके। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ग्रुप BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। चौथा हमारा शुरू टेलीग्राम का चैनल BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है। सो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर डालता हूँ, क्या करने का, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का है, फ्रेंड्स को शेयर करने का है। और इंस्टा में डेली डेली चैनल लेक्चर्स के अपडेट्स, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर, साथ में नोट्स डालता हूँ। और व्हाट्सएप में आपके डाउट को भी डिस्कस करता हूँ तभी के तब। ठीक है। सो थैंक यू।